जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, इजराइल ने इंडिया को ग्लोबल सुपर पावर कहा है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर हैं 3 दिन की, और इजराइल और भारत के बीच में एमओयू साइन होने जा रहा है डिफेंस कॉर्पोरेशन पर, और दुनिया भर में भारत के उदय की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ टॉप इकोनॉमिस्ट मार्टिन वोल्फ ने भी कहा है इंडिया 2047 तक सुपर पावर बन सकता है अगर अपनी ग्रोथ को 4.8 से बढ़ाकर 7.5% करे। और यही कई सारे सवाल हैं कि भारत की जो ये कहानी है या भारत की जो ट्रेजेक्ट्री है उस पर हम जो सुपर पावर की हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर हम आज की चर्चा रखेंगे। और उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, इसराइल ने भारत को सुपर पावर बोला, ग्लोबल सुपर पावर। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? कैसे इसको डिकोड किया जाना चाहिए? अंबर जी, वो स्लाइड्स भी लगा दीजिए जो अच्छा रहेगा, तो हमारे दर्शक रिलेट कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ग्लोबल सुपर पावर, इसराइल कॉल्स इंडिया ग्लोबल सुपर पावर। इसराइल के जो प्रधानमंत्री है वो अगले महीने भारत आने वाले हैं, और अगले ही महीने व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं। भारत नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाला है। और ये भी देखिए, फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट है स्टब्स, उन्होंने भी बोला है कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। उन्होंने कल जो पलकी शर्मा के साथ अपने इंटरव्यू में बोला था कि भारत को सुपर पावर बन रहा है और उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको सीट देने की जरूरत है। अब जब फिनलैंड कुछ बोलता है ना, फिनलैंड, नॉर्वे या डेनमार्क अगर कुछ बोलते हैं, तो समझ लीजिए ये बात बोल रहा है अमेरिका, क्योंकि ये तीनों नेशंस जो है अमेरिका के माउथपीस बोला जाता है। उसके बाद माइक केनेडी ने तो डायरेक्टली बोल दिया कि हम अपनी टाइस इंडिया के साथ इंप्रूव करना चाहते हैं, और यूएस के साथ हमारा जो टाइस है हम डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। पिछले साल ये वही कनाडा है जो जस्टिन ट्रूडो के रूप में उन्होंने हम पर बहुत सारे सैंक्शन भी लगाए थे, खालिस्तानी ऑपरेटिव्स को उन्होंने शरण दी थी। आज वो कनाडा भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। बहरीन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चालू कर रहे हैं। अम्बर जी, एक और एक चीज देखिए, भारत एक तरह से ग्लोबल सुपर पावर क्यों बन सकता है। सबसे पहले आपको ये समझने की बात है, हमारी जो पॉपुलेशन है 67% हमारी जो पॉपुलेशन है, इट इज इन द एज जो 35 ईयर्स से नीचे है। 67% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35। ये सबसे बड़ा एक चीज होता है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। सेकेंड, आप ये देखिए कि हमारी जो इकोनॉमी है 7% से ग्रोथ कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो हाई ग्रोथ रेट है, जिसके कारण आप क्या देखेंगे, विश्व भर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ भारत की है। और ये जब हम धीरे धीरे हम ग्रो करते रहेंगे तो हम 2047 तक हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। यही बात मार्टिन वुल्फ ने बोली है। सेकेंड, आप ये देखिए कि भारत की इकोनॉमिक पावर तो हमने देख ली है, क्योंकि यूपीआई का यूसेज हो रहा है, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि भारत की नेवल क्षमता, क्योंकि अगर ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो आपको अपनी नेवी जो है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और इस साल हमारे प्रधानमंत्री ने महासागर इनिशिएटिव की बात की। अभी जो मैरीटाइम वीक चल रहा है बॉम्बे के अंदर, उसके अंदर भी 600 एमओयू साइन हुए 12 लाख करोड़ के। और एक और एक चीज है, देश के अंदर एक तरह से डीप सी वाटर पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। हमारा जो समुद्री तट है, जो 7,500 किलोमीटर का हमारा तट है, और एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन के मिला ले तो कम से कम 11,000 किलोमीटर है। हम निकोबार टर्मिनल बनाने वाले हैं, वहां पर भी अपनी एक समुद्री शक्ति हम इंप्रूव कर रहे हैं। लक्षद्वीप के अंदर भी हम एक फॉरवर्ड बेस बना रहे हैं। तो एक तरह से अगर आप अपनी ज्योग्राफिक एरिया छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जाके वहां पर अपनी फोर्स डिप्लॉय करते हो, तो आपको सुपर पावर माना जाता है। और इसके लिए भारत ने अपनी ब्लू इकोनॉमी और ब्लू वाटर इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे हैं। दिस इज अनदर थिंग। देखिए, भारत ने चालू कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज जैसे एआई है, सेमीकंडक्टर्स है, फिर बाद में क्वांटम कंप्यूटिंग है,
सब जगह भारत धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। हम अपना खुद का एलएलएम जो है चैट जीपीटी निकालने के करीब में है और क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर भी भारत सरकार ने $1 बिलियन का फंड एलोकेट किया है। सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने पीएलआई स्कीम दी है और ये भी देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम पीएलआई स्कीम हम देते जा रहे हैं। हम अपने देश में खनिज पदार्थों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये चीज देखिए कि अंडमान के अंदर सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व मिला है, उसके बाद गैस रिजर्व मिला है। समुद्रयान जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम खनिज पदार्थों की एक्सप्लोरेशन के लिए ओशन बेड में जा रहे हैं। देश के अंदर हमने भी कितनी बार कवर किया कि कितनी जगह हमें रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। मतलब अभी तक हमने बहुत चीजें एक्सप्लोर भी नहीं की है। और ये और एक चीज है हमारा सॉफ्ट पावर। जो हमारा सॉफ्ट पावर कैसे बढ़ेगा, या तो हमारा कल्चर या हमारा म्यूजिक। अगर देखा जाता है तो हमारा जो जो योगा है उसको वाइडली अडॉप्ट किया जा रहा है। लोग बात कर रहे हैं भारत की जो फिलोसफी है स्पिरिचुअलिज्म, जो एक तरह से मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल है, इट इज गेनिंग ट्रैक्शन। वेजिटेरियन लोग वीगन बनने की बात कर रहे हैं जो भारत के अंदर हमेशा चल रहा था। और हमारी जो बॉलीवुड मूवीज वो भी एक तरह से दे आर मेकिंग वेव्स। और ये भी देखिए कि भारत को जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में कितनी भारत की पैठ है। जैसे देख लीजिए G20 के अंदर, G7 के अंदर, ब्रिक्स के अंदर, आरसेप के अंदर, आसियान के अंदर, एपेक के अंदर, ये मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स है। देखिए कौन सी कंट्री को G7 में इन्विटेशन मिलता है पिछले कुछ सालों से, भारत को मिल रहा है। भारत इज ओनली कंट्री जो ब्रिक्स में भी है और वो G7 के साथ भी बैठता है। G20 के अंदर हमने इसको G21 किया व्हेन वी ग्रांटेड अफ्रीका द परमानेंट स्टेटस इन G20। और ये भी देखिए आसियान समिट में भी हमको बुलाते हैं। भारत एक तरह से ट्रेड टाइज एक्सपैंड करता जा रहा है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। फिर हम ये भी देखिए कि जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज होती है, कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट पहुंचती है, तो भारत है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है ना वो भारत के ऊपर है। और कोविड के बाद जिस हिसाब से हमने वैक्सीन भेजी थी 110 कंट्रीज को, तो कहीं ना कहीं भारत अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है। बट सिर्फ ये सब करने से काम नहीं चलेगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने की जरूरत है। और मैन्युफैक्चरिंग बेस बनने के लिए हमने अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पीएलआई स्कीम इनॉग्रेट भी की है। तो ये सब मापदंड देख के मुझे लग रहा है कि भारत को एक तरह से राइटफुल क्लेम है फॉर द यूएनएससी। और यूएनएससी का जब रिफॉर्म्स होता है तब आप देखेंगे आईएमएफ का भी रिफॉर्म होगा, जिसके अंदर जो बास्केट ऑफ करेंसीज है, आईएमएफ का एक स्पेशल करेंसी है एसडीआर, उसके अंदर 5 करेंसीज का अभी दबदबा है, यूरो, यॉन और पाउंड, डॉलर और चाइनीज रेमनी। तो इन लोगों का अभी वो कुछ एक रेशियो है जिसमें 41% उसमें डॉलर का डोमिनेंस है। तो अंबर जी सबसे बड़ी बात ये है कि आईएमएफ का जो ये जो बास्केट ऑफ करेंसीज है उसको भी आपको रिवैल्यू करने की जरूरत है। और उसके अंदर आपको 4-5 कंट्रीज की करेंसी डालनी जरूरत है, जैसे दिरम्स है, फिर बाद में आपको रूबल है, रियाल है, भारत की करेंसी रुपी है, साउथ अफ्रीकन करेंसी रांड है। इन सबको आपको डालना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सबको मिलेगा तभी जाके ग्लोबल मल्टी ऑर्डर वर्क कर सकता है। एक ऐसा कंट्री जो हर जगह है, जो जापान और रशिया के बीच में ऑयल ट्रेडिंग समझौता करा सकता है, जो रशिया से ऑयल मंगा के यूरोप को बेच सकता है। और एक तरह से आप ये देखिए कि हर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में भारत है। तो ब्रिक्स के अंदर नेक्स्ट ईयर की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। भारत ग्लोबल एआई समिट होस्ट करने वाला है। तो एक ऐसा कंट्री जिसके ऊपर फ्रांस को भरोसा है, इसराइल को भरोसा है, तो आप समझ लीजिए रशिया को भरोसा है। तो ये सब कंट्रीज के साथ भारत का एक तरह से अच्छा एक तरह से फॉरेन रिलेशंस चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जब वाइड एक्सेप्टेबिलिटी होती है और आप सबके साथ काम कर सकते हो, वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आप भूमिका निभा सकते हो कि आप चीजों को रोलिंग कर सकते हो, तो आपकी पैठ बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप गए थे चाइना, पर उन्होंने शी जिनपिंग को बोला भी था हम लोग ग्लोबल ऑर्डर को अपने हिसाब से बांट लेते हैं, आप G2 बना लेते हैं। चाइना ने बोला
आपको हम कुछ करने वाले नहीं है, आपको क्या चाहिए वो बताइए। तो चाइना ने कुछ कंसेशन अमेरिका को दे दिए और अमेरिका ने चाइना को अलाउ कर दिया कि वो अपनी जो करेंसी है, जो युआन है, वो 120 कंट्रीज के साथ सीबीडीसी निकाल सकता है। तो अगले साल पायलट प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि भारत की जो करेंसीज है, रुपल और ई रूपी और चाइनीज का युआन है, इन सबको इंटरलिंक करने की बात हो रही है। और भारत के जी, अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा है और भारत का यूपीआई हो, भारत का जो जेम हो या दूसरे भी जो स्टैक्स हो, ओएनडीसी हो, फिर तो कहीं न कहीं भारत एक तरह से अपना जो रुपया है उसको भी इंटरनेशनलाइज़ कर रहा है अपने हिसाब से। तो मेरा ये जी, मानना है कि अल्टीमेटली जो वेस्ट है उनको समझ में आ गया है फाइनली कि अगर चाइना को रोकना है तो सिर्फ भारत ही कर सकता है। और आगे जाके आप ये देखिए कि अगले दिन एपेक के अगले दिन ही इंडिया और यूएस की स्ट्रेटेजिक डील साइन हुई है और यूएस ने कमिट भी कर दिया है कि हम आपको जी F4 जी के जो F41404 इंजन है तेजस LCA Mk1 के लिए, वो हम आपको नॉन स्टॉप सप्लाई करते रहेंगे। तो कहीं न कहीं समझ में आ गया अमेरिका को कि भारत को एक तरह से टैरिफ डाल के उन्होंने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है और पिछले 2-3 दिन से जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। तो कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, देश के अंदर सब जगह एक तरह से शांति हुई हुई है। और मैं पॉपुलर लोगों से बात कर रहा था, वो तो बोल रहे हैं जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे और वो खोलेंगे, तब तक कॉन्स्पिरेसी का बाज़ार बढ़ता रहेगा। अब ये चुप है तो हमारे सब लोगों के एक तरह से ताले बंद हो गए। एक तरह से एंटरटेनमेंट फैक्टर खत्म हो गया। जी, बिल्कुल। और उमेश जी, हम बात करते हैं भारत को लेकर जो अभी चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। जिस तरह से भारत को ग्लोबल सुपर पावर के रूप में बोल रहे हैं। हमने बात की मार्टिन वुल्फ की, जिन्होंने बोला है कि भारत अगर 7 साढ़े 7% की ग्रोथ से आगे बढ़ता है तो वो सुपर पावर बन जाएगा। अब सवाल कई सारे बड़े सवाल इससे निकल कर आते हैं कि क्या जो हमारा फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिफॉर्म जो है वो इस लेवल पर है? और उसके अलावा ये भी है कि भारत जो है क्या उसके पास वो स्ट्रेटेजिक विल और वो पॉलिसी क्लैरिटी है जिसमें वो चाइना और अमेरिका जैसे देशों के बीच में अपना इंडिपेंडेंट स्पेस बना सके? देखिए, भारत के बगैर ना तो चाइना चल सकता है, ना अमेरिका चल सकता है, दोनों को भारत की ज़रूरत है। और चाइना को 2027 की ब्रिक्स समिट होस्ट करना है। तो क वहाँ पर चाइना अपना एक तरह से युआन का इंटरनेशनलाइज़ेशन प्रोजेक्शन की ट्राई कर रहा है। और जो उसका जो फ्रेमवर्क है, उसका जो ग्राउंड वर्क है, वो 2026 ब्रिक्स समिट में चाहता है। और हुँ, अमेरिका नहीं चाहता कि भारत उसके उस अपनी प्रेसिडेंसी में कुछ ऐसा काम करे। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए दोनों डिपेंडेंट है भारत के ऊपर। तो भारत बन गया किंग मेकर, जिसमें डॉलर कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। देखिए अम्बर जी, एक और एक न्यूज़ आया है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका चाहता है कि उसने बहुत सारी कंट्रीज़ को बोला है कि आपको डॉलर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अर्जेंटीना है और मलेशिया है। आज उन्होंने मलेशिया को भी बोला है कि आप ब्रिक्स से दूर रहिए। फिर बाद में लेबनान है और इजिप्ट है। इन 8 से 10 कंट्रीज़ को बोला है कि आपको डॉलर ही यूज़ करना है, ब्रिक्स में यूज़ काम भी नहीं करना है। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि भारत के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल मत लीजिए, पर भारत फिर भी रशिया से ऑयल लेता जा रहा है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाने से हमारा जो व्यापार है अमेरिका से 12% गिर गया है। पर दूसरे मार्केट में हमारा व्यापार बढ़ चुका है। भले ही आप यूरोप देख लीजिए या एशिया के साउथ एशिया में देख लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया में, सब जगह हमारा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है। द एबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस वाइडली और उसके हिसाब से कोर्सिव मेजर्स आप लेते हो, तो लिमिटेशन करने के लिए, इससे भी डिफाइन होता है कि आप कितना एक तरह से ग्लोबल सुपर पावर हो। तो मेरा ये मानना है कि लोगों ने देख लिया, डेमोंस्ट्रेट कर दिया कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी इमीडिएटली रिकैलिब्रेट की और एक तरह से अमेरिकन सैंक्शंस को नल एंड वॉइड कर दिया। इसके लिए फिनिश प्रेसिडेंट वो बात कर रहे हैं। देखिए एनर्जी डील के लिए भी मेरा ये मानना है कि कभी ना कभी ट्रेड डील बहुत जल्दी होने वाली है अमेरिका से। मैक्सिमम नेक्स्ट वीक तक हो सकती है। वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक छेड़ने से डोनाल्ड ट्रंप को ही नुकसान हो रहा है। लेकिन उमेश जी, अब सवाल ये है कि भारत को सुपर पावर कहा जा रहा है, कई इज़राइल की तरफ से कहा जा रहा है
और मार्टिन वुल्फ भी बोल रहे हैं, आज इसराइल बोल रहा है। क्या कल अमेरिका और चाइना इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, इज़राइल बोल रहा है तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इज़राइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, वो तो ट्रम्प की बात को भी ओवरलुक करते हैं। और मोसाद जो है वो एक तरह से मोस्ट डेडली स्पाई एजेंसी है, वो किसी की बात नहीं सुनता जब करना है। और अगर इज़राइल ने आपको बोला है तो आप समझ लीजिए आपसे आप इज़राइल ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट नहीं देते वो लोग, तो एक तरह से एंडोर्समेंट है। और ये देखिए सब लोग जो नेशंस है वो भारत के साथ ट्रेड डील चाहते हैं, भले ही वो बहरीन जैसा नेशन हो, कतर हो, फिर बाद में आप देखिए यूके है, ईयू है और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हमने उसको अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, आप सोचिए। फिर ईयू को हमने नेक्स्ट ईयर हम साइन करने वाले हैं। उर्सुला वॉन डेर लेyen को हमने उनको चीफ गेस्ट बुलाया है। देखिए ये चीफ गेस्ट हम डोनाल्ड ट्रंप को बुलाने वाले थे। हम वहाँ पर ये क्वाड समिट होस्ट करने वाले थे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेवकूफ़ी के कारण अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है और भारत ने डील कर लिया ईयू के साथ। अब अमेरिका को करना क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने जो रवैया अपनाया है भारत के खिलाफ, तो वो माफ़ी कैसे माँगे? इसके लिए ये सब स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिनिश को बोल रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका ने ही बोला होगा इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर को, आप ऐसे स्टेटमेंट दो। फिर अमेरिका बोलेगा इतने सारे लोगों ने बोला है, मैं भी सब लोग मैं एलाइज की बात मान रहा हूँ और भारत के ऊपर सैंक्शन हटाता हूँ। ये एक तरह से प्ले है। अच्छा। ये उमेश जी ने अलग एक एनालिसिस रखी है। मैं तो हमेशा ही एक अलग ही एनालिसिस रहता है। लोगों ने तो अमेरिका को भी ब्लेम किया कि मोदी जी के असैसिनेशन की प्लान कर रहे हैं इन चाइना, और उन्होंने बांग्लादेश में जो मेराइन की डेथ है उसके ऊपर वीडियो बना के मतलब थंबनेल बना के लाखों व्यूज किए हैं। मैंने हमेशा बोला है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपने ही किसी ऑपरेटिव को हायर नहीं करेगी टू असैसिनेट एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इतना तो दिमाग जिसको भी अगर स्पाई क्राफ्ट के बारे में मालूम है, उनको मालूम है फॉरेन रिलेशंस कैसे चलता है, ये न्यूज़ बना के अपने दर्शकों को पास नहीं पहुँचाएँगे। थोड़ा-सा दिमाग रखने की ज़रूरत है। देखिए घर पे आप कुछ भी बना लो, डिश बनाते हो, चलता है, पर दिमागी ख़याली पुलाव बना के कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ को न्यूज़ बना के प्रेज़ेंट करते हो, दिस इज़ एन अब्सर्ड थिंग्स। और आप ये देखिए देश के अंदर स्मार्टली जो एंटी चाइना सेंटिमेंट्स है, वो कन्वर्ट हो गया एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स। और आज भी हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना है। वही आपके डैम बना रहा है, वही आपके जो अरुणाचल के पास वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना रहा है, लद्दाख के अंदर भी वही कर रहा है। तो आप ये सब चीज़ें जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये एक तरह से डिससर्विस है द नेशन से, जो अपना मेरा ये मानना है कि जो ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ बनाते हैं और देश के अंदर एक तरह से अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी स्टोरी बना के डाल देते हैं। दिस अ ग्रेटेस्ट डिससर्विस टू द नेशन। और हमने जभी भी बात करते हैं, हम आपको न्यूज़ बताते हैं, हम न्यूज़ कटिंग बताते हैं। आई मेक इट अ पॉइंट। और अगर मेरे को लगता है कि ये मेरा व्यू है, तो मैं सीधा ही बोल देता हूँ ये मेरा व्यू है। हम यहाँ पे डिस्टिंक्शन करते हैं ओपिनियंस और फैक्ट्स के बीच में। द इंडियन पब्लिक नीड्स टू नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड फैक्ट। आप पूछिए इनको कि सोर्स क्या है न्यूज़ का। अगर जी, आपको लग लेकिन उमेश जी हम सभी सब्जेक्ट पे रहते हैं, उन लोगों पर बाद में बात करेंगे। उमेश जी हम भारत की बात करें, भारत के सुपर पावर बनने की। अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, तो भारत जो है मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी भारत की है, जिसमें हम इज़राइल के साथ हमारी पार्टनरशिप है, रशिया से डिफेंस टाइज़ हैं, अरब वर्ल्ड में भी भारत की न्यूट्रल पॉलिसी नज़र आती है। तो क्या अगर हम मिला-जुला कर देखें, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है भारत को आगे जो सुपर पावर बनने के लिए। अ, हमने मार्टिन वुल्फ की बात की, उन्होंने बोला है और इज़राइल एंडोर्स कर रहा है। देखिए, मैं अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ। इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर, इसके हाँ अंदर जी। इज़राइल साथ में रहेगा, यूएई साथ में रहेगा, सऊदी साथ में रहेगा, अमेरिका भी साथ में रहेगा, ठीक है? आईएनएसटीसी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, इसमें कौन रहेगा? ईरान रहेगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक रहेंगे और रशिया रहेगा। फिर चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ट्रेड कॉरिडोर, वो की बात चल रही है। फिर इंडिया ईस्टर्न मिडिल कॉरिडोर के अंदर हम मेडिटेरियन में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं विद साइप्रस, विद ग्रीस, विद आर्मीनिया।
तो एक तरह से आप देखिए भारत किसी के साथ भी काम कर सकता है। सिर्फ 3 नेशन है जिनके साथ वो काम नहीं कर सकता। वन इज टर्की, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज पाकिस्तान एंड फोर्थ इज अजरबैजान। तो ये 4 नेशंस के अलावा भारत किसी के साथ भी काम कर लेगा। और आप ये देखिए कि बांग्लादेश भी अभी जल्दी ज्वाइन करने वाला है। बाकी सारे नेशंस के साथ भारत काम करता है, कोई भी देख लीजिए। इनफैक्ट ओआईसी के अंदर भारत को ज्यादा सपोर्ट है पाकिस्तान से ज्यादा, ऐसी हालत है। सो दिस शोज हाउ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज वर्किंग। उनको सबको मालूम है भारत के साथ रहने में फायदा है। और ये सब इतने सारे जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स है, ये ट्रेड कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, और जिस हिसाब सबको बेनिफिट्स नजर आ रहे, तो एवरीबडी नोस व्हाट इज द दिस डिफाइंस अस टू बी अ सुपर पावर। हम अपने रुपये को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, हमारा यूपीआई को हम एक तरह से बढ़ावा कर रहे हैं, इनवॉइसिंग हम रुपये में कर रहे हैं। हम दूसरे लोगों का जो हमारा यूपीआई का इंटरफेस है हम उनके लिए भी बना रहे हैं। और भारत एड भी देता है टर्की जैसे नेशन के पास। उस नामाकुल को जब वहां पर अर्थक्वेक आया था, इंडिया वाज द फर्स्ट टू सेंड रिलीफ। आप सोचिए जब कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, भले ही यूक्रेन में हो या सूडान में हो, विच कंट्री कैरीज आउट द लार्जेस्ट इवैक्यूएशन? इट इज इंडिया। फ्रांस के हमने फ्रांस के जो लोग हैं उनको हमने बचाया था। हमने सूडान से मतलब हमने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को बचाया था। इतना बड़ा रेस्क्यू इवैक्यूएशन प्रोग्राम कौन करता है? सो दिस से हमारा पॉलिसी और पावर देखिए। अफगानिस्तान में देखिए किसी को अलाउ नहीं है वहां पर ये क्या बोलते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस करने का। इंटरनेशनल एड एजेंसीज को मना कर दिया, पर भारत को अलाउ कर रहे हैं। दिस इज द ट्रस्ट द अफगान गवर्नमेंट इज हैविंग ऑन इंडिया। इसको ही बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रस्ट एंड डिप्लोमेसी। ये मोदी जी का एक तरह से मोदी जी ने ये ट्रस्ट एलिमेंट अर्न किया है। और 27 देशों ने अपना हाईएस्ट ऑनर अवार्ड मोदी जी को दिया है। डोनाल्ड ट्रंप भीख मांग रहा है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो। ठीक है, उसको कौन चाटते उसकी चीज? पाकिस्तान का जो मुन्ना मुन्नीर है वो चाटने बैठ जाता है। फिर बाद में ये जितने भी जो तटपुंजी है ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने नमस्तक होते हैं। और भारत के जब प्रधानमंत्री जाते हैं एयरपोर्ट में, सबके सामने वो राष्ट्राध्यक्ष उनके पैर छूता है। फर्क देखिए। दिस इज द रेस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। मैं इसके लिए बोलता हूँ भारत सुपर पावर है। और इतना सारा जो फिनिश प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, और फिर बाद में इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं, माइक केनरी बोल रहा है, और भी बहुत लोग बोल रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भारत को सुपर पावर बोल रहा है, इजराइल एंडोर्स कर रहा है। मार्टिन वुल्फ ने भी बोला है कि भारत 7.5% की ग्रोथ से आगे बढ़ेगा तो वो सुपर पावर बन जाएगा 2047 तक। तो बड़ी ये चर्चा रही और उमेश जी इस चर्चा में हमारे साथ रहे और सभी सवालों पर उन्होंने खुलकर हमारे साथ बात की। उमेश जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी। नमस्कार।